अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। बार अदालत अंदर बार अदालत की अदालत लगी हुई है, लेकिन फैसले ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो फैसले होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप कह रहे होंगे यार अजीब आदमी है, अदालतें भी लगा रहा है लेकिन फैसलों के बारे में किसी तरह की जो है वो खबर वो नहीं दी जा रही। और अगर आपको फैसलों के हवाले से खबर दरकार है तो फिर आपको असूली तौर पर उस दो अमली से बाहर निकलना पड़ेगा जिस दो अमली का शिकार अदालत अंदर वाली अदालत भी है, और वैसे ही दो अमली का शिकार हमें बाहर वाली अदालत भी नज़र आ रही है। क्योंकि आज इस्लामाबाद के अंदर माहौल ज़रा थोड़ा सा गड़बड़ वाला था, और आज का जो माहौल था इस्लामाबाद में उसके मुताबिक इस तरह की कुछ ख्वाहिशात या इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आ रही थी कि जनाब आज से थलड़ियाँ उतर हो जाएंगी, उतरियाँ थले हो जाएंगी, आज तो वो बाला मच जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो अदालत जो सफ़ेद पत्थरों की बनी हुई इमारत के अंदर लग रही थी, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ पर तो आज जनाब ऐसी ज़बरदस्त उन्होंने हॉकी खेली है। इस तरीके से जनाब उन्होंने माहौल बनाया कि वाह जी वाह, बंदे को जो आफरीन कहने पर दिल करता है आखिरकार क्यों ना करे। क्योंकि जिस तरीके से ये जो सिचुएशन को हैंडल करने का गुर एक पंचायत का जो सरबराह होता है ना जी, सरपंच, वो सरपंच जिस तरीके से मामलात को काबू में करता है, जो दोनों तरफ से गुस्से में भरे हुए फरीक होते हैं ना, जनाब तू भी चुप कर, और उसके बाद जनाब को मेल मलाप की कोई सिचुएशन करता है, वैसी ही अदालत के अंदर आज सिचुएशन थी, जहाँ पर एक जानिब उमर अताब बंदयाल साहब ने जो इस बारे में इजहार ख्याल किया कि जनाब 14 मई के इंतखाबात के हवाले से जो फ़ैसला है वही हतमी है। इंतखाबात की तारीख 14 मई थी तो 14 मई ही है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब अगर इलेक्शंस ने 90 दिन में होना थे तो वो 90 दिन ही हैं, 90 दिन से 91 दिन नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस बारे में इशारा तो दिया कि जनाब ये जो इन्हिराफ है उनके फ़ैसले से ये उनको किसी सूरत कबूल नहीं, लेकिन चूँकि असल में मामलात कुछ और थे, जिसका इजहार जो दिल में लगी हुई आग होती है ना, जो मोहब्बत होती है, वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आ जाती है। अब देखें जो मेन जो बंदा है, यानी जो मेन माशूक है या जो आशिक है, वो तो आ गया बाहर, यानी इमरान खान। लेकिन अब इमरान खान कल्ला ज़मान पार्क में बैठ के क्या करेगा? आप मुझे बताएं। वो कुछ कर सकता है? शाह महमूद कुरैशी अंदर, जनाब असद उमर साहब अंदर, फवाद चौधरी साहब अंदर, और जो हैं बाकी जो उनके चेले चांटे हैं वो सारे के सारे अंदर। और इस जो अंदर वाला माहौल अब इस हद तक जो है वो तकवीयत पा चुका है कि बाहर अब इमरान खान साहब के पास कोई बंदा नहीं है जिसके साथ बैठ के कम से कम वो मुशावरत ही कर लें कि यार हमने क्या करना है। लिहाजा ज़रूरी तो ये है ना कि जनाब जो अंदर लोग हैं उनको भी बाहर निकाला जाए, ताकि इमरान खान के इर्द गिर्द महफिल सजे, इमरान खान को 3-3 4-4 घंटे के इजलास करें, और उन इजलासों के बाद आकर कोई जो है अपना जो अफादियत है उसका इजहार करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश की जाए। और मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का क्या नतीजा होगा? मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का नतीजा होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब दोनों इस वक्त अंदर हैं, दोनों को बाहर लाना पड़ेगा ताकि वो जो 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी है वो जो है वो बहाल हो सके। और ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब ये जो 3 रुकनी कमेटी है इसको बढ़ाकर 6 रुकनी भी कर सकते हैं, 7 रुकनी भी कर सकते हैं, 5 रुकनी भी कर सकते हैं कि जनाब असद उमर को भी ले आओ बाहर, इस तरह करो महमूद रशीद को भी ले आओ बाहर, इस तरह करो एजाज चौधरी को भी ले आओ बाहर। मेरी मंडली ज़रा सेट हो जाएगी और इस तरीके में जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ हो जाएगा। और जो उमर अताब बंदयाल साहब हैं उन्होंने भी कमाल होशियारी के साथ ये जो सरपंची है इसका उन्होंने मुजाहरा किया, और क्यों ना करते कि उसके वजह से जो उमर अताब बंदयाल साहब हैं इस वक्त वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल की मिराज पर हैं, इस वक्त वो उस लेवल पर हैं। अगर आपने उनकी आज की बॉडी लैंग्वेज देखी हो तो आप इस बारे में यकीनी तौर पर ये कह सकते हैं कि उनकी आंखों में शरारत और उनके जो जिस्म है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका एतमाद इस सिमत की तरफ इशारा कर रहा था कि वो जनाब ये जो बार वाली अदालत है इसको कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। और इसका एक सबूत भी मैं आपको पेश करता हूँ। ये जो कुछ तस्वीर हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तस्वीर भी आपको इसी सिमत की तरफ इशारा करती हैं कि जनाब आंखों के अंदर वो जो आपको नज़र आ रहा है ना, एक जिसे हम कह सकते हैं नशा सा, इख्तियार का नशा, ताकत का नशा, जीत का नशा, वो आपको उमर अताब बंदयाल साहब की आंखों से छलकता हुआ नजर आएगा। उनके खड़े होने का अंदाज़, उनका चलने का अंदाज़ और उनका लोगों से बगलगीर होने का अंदाज़, ये आपको बताता है कि जनाब इस बंदे की बॉडी लैंग्वेज में इस वक्त जो सरशारी है, जो जीत का नशा है, जो गुरूर है, वो छलक रहा है। और वो बता रहा है कि मैं बहुत बड़ा महाज जीत के आया हूँ और क्यों ना हो।
क्योंकि वो ट्रकों वाली सरकार के जब डेरे पे जाएंगे, जब आस्थाने पर जाएंगे और ट्रकों वाली सरकार उनके साथ होंगी, तो फिर इस तरह की चीज़ें तो सामने आती हैं। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को इतना बड़ा रिलीफ देने के बाद अगर उमरताब बंदयाल साहब की कोई पहली पब्लिक अपीयरेंस होगी तो उसके अंदर भी उमरताब बंदयाल साहब को कम से कम उस पब्लिक अपीयरेंस के अंदर तो ये बात नज़र आनी चाहिए कि वो एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत के आ रहे हैं। मज़ार अली अकबर नकवी साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज भी हैं और उनके खिलाफ कम से कम इस वक्त तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में करप्शन के हवाले से 7 सिक्का बंद शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। और अगर उमरताब बंदयाल साहब मज़ार अली अकबर नकवी साहब के साथ यानी उनको इस तरीके से अपने साथ चिमटा के और इस बात का इजहार करके कि जनाब हम दो जिस्म एक जान हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये जो सारी शिकायत हैं इनको उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ऑल्दो कि वो इस बात का इख्तियार नहीं रखते क्योंकि जो शिकायत दर्ज हो गई, जो शिकायत रिकॉर्ड पर आ गई, उसके ख़िलाफ़ उसके ऊपर कार्रवाई तो होना ही है। लेकिन अगर वो जो है इसका इजहार किया जाए तो इसकी कुछ और लॉजिक्स बनती हैं, वो लॉजिक्स भी काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। अब मज़ार अली अकबर नकवी साहब के साहबजादे की शादी थी लाहौर में और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 15 के 15 जजेज़ हैं उनको ये दावत दी गई थी कि जनाब आपने भी इस जो शादी की तकरीब है इसके अंदर शिरकत करनी है। लेकिन इस तकरीब के अंदर आपको जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नज़र आएंगे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब नज़र आएंगे, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब नज़र आएंगे क्योंकि वो तो मेज़बान हैं, और उनके साथ आपको उमरताब बंदयाल साहब नज़र आएंगे। यानी यही वो जो 4-5 का टोला है यही आपको वहाँ पर नज़र आएगा। और वहाँ पर जिस तरीके से ये जो शादी की तकरीब के अंदर उनकी एंट्री थी, ये दबंग किस्म की जो एंट्री थी, ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जनाब ये जो टीम आपके साथ खड़ी है, आपके सामने खड़ी है, इस टीम को तोड़ने की कोशिश बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। और इसका इशारा आज हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मिला, जहाँ पर ये जो हॉकी थी ना, नर्व्स गेम, इनफैक्ट इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो असाब की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो अपने असाब को भी आजमा रहे हैं और जो उनके सामने लोग खड़े हैं उनके असाब को भी आजमा रहे हैं। अब केस क्या है? केस था ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी तरफ से नज़र सानी की अपील, और नज़र सानी की अपील जो है वो वेल बिफोर 14 मई वो फाइल कर दी गई थी। मेरा ख्याल है 2 मई को ये जो है वो एप्लीकेशन फाइल की गई, 3 मई को इसको एडमिट किया गया, लेकिन 3 मई से लेकर 14 मई तक इस दरख्वास्त को नहीं सुना गया। और ये जानबूझकर इसको फिक्स नहीं किया गया, जानबूझकर इस वजह से फिक्स नहीं किया गया कि अगर उससे पहले इस दरख्वास्त को समाअत कर ली जाती तो उनको कोई फ़ैसला देना पड़ना था, और वो फ़ैसला देने के नतीजे में ये जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई करने का जो सोचा जा रहा है पाकिस्तान के एक और मुंतखब वज़ीर आज़म और मुंतखब पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई इनिशिएट नहीं हो सकती थी। लिहाजा पहले जानबूझकर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत 14 मई की तारीख को गुजरने दिया गया, और 14 मई की तारीख को गुजरने के बाद 15 मई को इस दरख्वास्त को फिक्स किया गया, और 13 मई को इस दरख्वास्त को एडमिट करने का यानी इसको फिक्स करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। और चूँकि ये नज़र सानी की अपील थी, लिहाजा इसके अंदर जो 3 रुकनी बेंच है उसी को इसका खुसूसी बेंच का दर्जा दिया गया। उनका जनाब यही 3 लोग सुनेंगे, यानी मुनीब अख्तर साहब, एजाजुल एहसन साहब और उमरताब बंदयाल साहब। अब ये दरख्वास्त जब आज लगी तो इस दरख्वास्त के ऊपर होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इब्तदाई दलाइल मांगे जाते कि जनाब आपको इस फैसले के अंदर कौन कौन से इख्तलाफ हैं, या आप ये जो इलेक्शन की डेट गुजर गई है 14 मई, इसके अंदर तोसी या इस पर नज़र सानी क्यों चाहते हैं और आपकी दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये कि जनाब इस दरख्वास्त की समाअत होते ही जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए, और इसके साथ साथ अटर्नी जनरल से कहा गया कि जनाब तमाम फरीक यहाँ पर हम पेश होंगे और हम इसके ऊपर जो दलाइल है वो सुनेंगे। लेकिन उसके साथ साथ रिमार्क्स क्या दिए गए कि बाहर देखें क्या हालात हैं, मईशत जाम हो गई है। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, मैंने कुछ फुटेजेस देखी हैं जहां पर आम लोगों को गोलियां लगी हुई हैं। मैंने देखा है कि जनाब मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है। माँ कुर्बान जाए जनाब के आफरीन है
کہ املاک جلائی جا رہی ہیں، اثاثوں کو جلایا جا رہا ہے، ملکی اداروں کو مذاق کا، تمسخر کا، تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے والے کو جناب نے سر آنکھوں پر بٹھایا، اس کو مرسیڈیز بلٹ پروف گاڑی میں بٹھایا، اس کو جناب گڈ لک کہا، اس کو جو ہے کٹہرے میں کھڑا کر کے ایک مرتبہ یہ بات نہیں پوچھی گئی کہ جناب آپ کو تکلیف کیا تھی، آپ نے یہ لوگوں کو اکسایا کیوں، اور اس سے منت ترلے کرتے رہے کہ جناب ایک دفعہ تمہاری مہربانی ہے مذمت کر دو، اور وہ چھت پہ لگا رہا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے اس بات کا اقرار ہی نہیں کیا کہ جناب ہاں یہ قابل مذمت ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ بنسبت اس کے کہ وہ مذمت کرتا، وہ اس بات کا اظہار کرتا رہا کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے باہر کیا ہو رہا تھا، میں تو اندر تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر جو آگ لگی پڑی ہے، میرے تو لوگوں کے ساتھ رابطے نہیں تھی۔ وہ بعد میں پتہ چل گیا کہ جناب ٹیلی فون کالوں کے اوپر اعظم سواتی کے ساتھ رابطہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر یہ انکشاف ہوا کہ یہ جو اعظم سواتی ہے، یہ وہ والا اعظم سواتی، سینٹر اعظم سواتی نہیں ہے جن کے خلاف کارروائی ہوئی تھی اور عمران خان نے الزام لگایا تھا سب سے پہلے اس چکر کے اندر۔ میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا تھا انہوں نے لبرٹی چوک پر جب وہ لانگ مارچ لے کے نکل رہے تھے۔ تو یہ وہ والے اعظم سواتی نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو اعظم ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے عمران خان نے مسرت چیمہ کے ساتھ ٹیلی فون کال میں، وہ اعظم سواتی ایک کوڈ نیم ہے، اور یہ کسی خاتون کا نام ہے، اور کسی خاتون کو یہ اس کا کوڈ نیم دیا گیا ہے تاکہ اس کے ساتھ جب رابطہ کرنا ہو تو اس کوڈ نیم کے توسط سے ہو، اور پھر اس تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ہمیں اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں، اس طرح کے فیصلے ریکوائرڈ ہیں، اور پھر وہ اس طرح کے فیصلوں کے لیے کچھ ماحول بنائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑی حقیقی بات ہے کہ جناب یہ کوڈ نیم ہے ایک خاتون کا، اور وہ خاتون جو ہے یہ بہت زیادہ پاورفل خاتون ہے۔ پھر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے اور جلا دیا جاتا ہے، اور چیف صاحب اس بندے کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ریمانڈ کے دوران بندے کو ریلیز کرنے کا آرڈر دے دیتے ہیں۔ بندہ ریلیز بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ مسلسل اداروں کو تضحیک کا نشانہ بناتا ہے، بلکہ اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی تضحیک کا نشانہ بناتا ہے۔ اور یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ کورٹ روم کے اندر بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کرائی گئی۔ اسلام آباد کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے کورٹ روم میں بیٹھ کے عمران خان صاحب نے ویڈیو پیغام جاری کرایا تھا، ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا تھا کہ جناب مجھے اتنی دیر ہوگی یا یہاں پہ بیٹھ کے مجھے یہ باہر نہیں نکلنے دے رہے، لہٰذا لوگ آئیں اور مجھے یہاں سے لے کے جائیں اپنی سیکیورٹی کے اندر۔ یہ ویڈیو بیان عمران خان صاحب نے ریکارڈ کرایا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن کچھ نہیں، اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جناب وہ تو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا آنکھوں کا نور ہے، وہ تو جناب دل کا چین ہے، اس کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ہماری عدالتیں اس کو دیکھ کے اے سی بند کرا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہی بندہ آ گیا، بس اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ اور اب جس موقع پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، باہر بھی ایک عدالت لگی تھی اور اس کا ادراک تھا عمر عطا بندیال صاحب کو کہ جناب باہر بھی رش پہ آیا ہے، باہر بھی سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اس وقت اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ باہر کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ باہر والا جو کام ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ ہم سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہتے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو رہا کرانا تھا، لہٰذا سپریم کورٹ نے کمال مہارت کے ساتھ کارڈ بھی کھیلا، سماعت بھی کی، اور سماعت کو ملتوی بھی کیا، اور جناب اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ جناب مذاکرات ہونے چاہیے، علی ظفر صاحب آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے، منصور عثمان صاحب آپ کو جو ہے وہ شہباز شریف سے رابطہ کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ جناب یہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو یہ اس کام کے لیے ہم آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے، یعنی اگلی منگل کو اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اس ٹائم کے دوران یہ دھرنا شرنا ختم کریں، واپس جائیں، اور ایک ہفتے کے اندر اندر یہ مذاکرات کریں اور مذاکرات کر کے آئیں ہمارے پاس۔ ادروائز پیغام یہ ہے کہ ادروائز آپ کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کو انیشیٹ کیا جائے گا۔ اب اس سچویشن کے اندر باہر جو عدالت لگی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، قافلے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، اور آخری اطلاعات کے مطابق تو ان کو جو روکنے کی جو ہلکی پھلکی نمائشی سی جو کاوش کی گئی وہ بھی ناکام ہوئی ہے۔ وہ جو لوگ تھے خاکی وردی والے وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں، خاکی وردی والوں نے سپریم کورٹ کی سیکیورٹی
بھی سنبھال لی ہے اور خاکی وردی والوں نے کسی بھی صورت جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ سے دائیں بائیں ہونے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، اور دھرنا بھی ہوگا سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے، اور اس کے لیے 4 بجے کا ٹائم ہے، آج شام 4 بجے کا، وہ انہوں نے مختص کیا۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ 4 بجے کے بعد اگلی صورتحال کیا ہوتی ہے، وہاں پر کون سا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ البتہ پارلیمنٹ سے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی مطالبہ کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سمیت یہ جو باقی 2 ججز ہیں ان کے خلاف ایک ریفرنس بھیجنے کا آرٹیکل 209 کے تحت، یعنی یہ معاملہ اب کچھ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دن کے اندر اور کون کون سی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔